आज हम लोगों को वेक्टर में आगे पढ़ाना है। एडिशन ऑफ वेक्टर के बारे में हम समझ रहे थे, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर में हम दो चीज़ समझे थे। कुछ ट्रायंगल लॉ पे जाके हम रुक गए थे, तो चलो हम समझाते हैं फिर से। तो एक होते हैं ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड, जो हमने लिखा था। ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में एक आते हैं ट्रायंगल लॉ और दूसरा आते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बता रहे हैं। हमने ये बता दिया था कि ग्राफिकल मेथड की ये दो होते हैं, ठीक। तो ग्राफिकल मेथड में एक आते हैं फर्स्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ग्राफिकल मेथड में आते हैं ट्रायंगल लॉ। और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, तो बाद में बात करेंगे, पहले इसके बात कर लेते हैं। ट्रायंगल लॉ में ये होता है कि मान लो एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर ये है बी। दो वेक्टर हो गए हमारे पास। किसी ने कहा भाई ये इस दोनों को जोड़ो, यानी इस दोनों को ऐड करो। मान लो ये कुछ एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टली ही है, ठीक। ऐसा दिया है। किसी ने कहा लो भाई मैं दो वेक्टर दे दिया आपको, इसको जोड़ो। तो किसी ने कहा भाई इसको उठा के ना, ये तो पता है ना पहले कि ये होता है टेल और ये होता है हेड। लिख लो, इसको कहते हैं टेल, इसको कहते हैं हेड, इसको टेल, इसको हेड, ठीक। आगे वाले पोर्शन जिधर वेक्टर जाता है तो आगे वाले टर्मिनल पॉइंट हेड होते हैं और इनिशियल पॉइंट को टेल कहते हैं। इसे लिख लें आप। तो किसी ने सोचा कि भाई इसको ना मैं यहाँ उठा के रखूँगा, तो किसी ने सोचा इसको उठा के यहाँ रखूँगा। तो जिसने सोचा कि इसको उठा के यहाँ रखूँगा तो उसकी फिगर कैसे बनी, ये रहा ए। इसको उठा के ले, कुछ नहीं करना, मूव करना है, वेक्टर को मूव कर सकते हैं। इसको ऐसे रहने देना है, इधर इधर पीछे आगे, स्लाइड और मूव ये कर सकते हैं। इसी आगे पीछे करे तो ये स्लाइड हो गए और ऊपर नीचे करे तो मूव हो गए। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी में वो हमने पढ़ा था कि उसको मूव करा सकते। तो मान लो इसको स्लाइड करके यहाँ लाया, इसको स्लाइड करके यहाँ लाया, इसको मूव करके यहाँ लाया। तो चलो भाई हॉरिजॉन्टल तो है ही, यहाँ पे रख दिया इसको बी वेक्टर को। तो ये इधर से कुछ एंगल बना लिए थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थीटा एंगल बना रहे थे ये। तो भाई यहाँ से तो थीटा बनानी पड़ेगी ना। चलो ठीक। किसी ने सोचा नहीं भाई मैं तो इसको यहाँ नहीं रखूँगा, मैं तो इसको यहाँ रखूँगा उठा के, इसको उठा के यहाँ रखूँगा। तो हॉरिजॉन्टल से ये भी थीटा ही बनेगी, ये वेक्टर ए होगी और ये वेक्टर बी होगी। होगी कि नहीं होगी? हाँ। तो जब एक का हेड और दूसरे का टेल आ जाए, फर्स्ट का हेड सेकेंड का टेल, तब क्या होता है? तो एडिशन को हम ऐसे लिखते हैं, एक ए और बी दोनों मिला के जो बनेगा सी, उसको ऐसे लिखते हैं। सी कहो या आर कहो, दोनों क्या होगी, इसको सी भी कह सकते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो जब इसको उठा के यहाँ रखा तो इस टाइप से ए और बी की एडिशन ऐसे लिखी जाएंगी। मान लिया सी, ठीक। ये जो ऐसे लिखेगा ना वो चले जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ में, इसमें नहीं जाएगा, ये ट्रायंगल में नहीं जाएगा, पैरेललोग्राम में चला जाएगा। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जिसने ऐसे रखा उसकी ट्रायंगल लॉ बनी, जिसने ऐसे रखा उसकी पैरेललोग्राम लॉ बनेंगे, ठीक। तो जो जिसने रखने पे डिपेंड करता है कि किसने कैसे रखा, तो इसकी रखने की बातें हम उसमें करेंगे। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे भी रख सकते थे। तो एक की हेड दूसरे की टेल एक जगह आए तो फाइनल और इनिशियल को मिला दो, फाइनल और इनिशियल को मिला दो तो वही होते हैं हमारे ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और प्लस बी मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी मिलके सी हो गए। इसी को रिजल्टेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। ये कौन है? रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं उसको, तो सी भी कह सकते हैं। चलो भाई, इसकी दूसरी मीनिंग ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, किसी ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चला यहाँ आया, फिर टर्न ले लिया, थीटा टर्न ले लिया, यहाँ पे पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हो गए भाई, यहाँ से यहाँ। उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर आर कहो या सी कहो, तो वो होती दोनों की एडिशन। हाँ, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज
एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी के बीच की एंगल है। तो ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट वेक्टर को बढ़ा दो, उससे जो एंगल बनाता है वही होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। अंदर वाला नहीं होता एंगल, अंदर वाला एंगल नहीं होता है, बाहर वाला होता है। तो ये है हमारे ट्रायंगल लॉ। इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर मान लो कोई ऐसे फॉर्मेट दे दे, ए से ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल है, तो यहाँ से मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू वेक्टर। तो यहाँ से ट्रायंगल लॉ कहता है कि भाई ए बी, ए से बी प्लस बी से सी यानी बी सी इक्वल टू ए सी। ये ट्रायंगल लॉ होते हैं वैसे फॉर्म में ये, ऐसे फॉर्म में ये ए से बी यानी ए बी, बी से सी यानी बी सी। तो कहाँ से कहाँ गया, ए से सी, ए से बी गया, बी से सी गया, इट मीन्स व्हाट, ए से सी गया। तो ए से बी प्लस बी से सी इक्वल टू ए से सी। अगर इसको ए बी ए लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बी ए मतलब बी से ए गया तो ये उल्टा हो जाएगा तब, क्योंकि यहाँ तो ए से बी गया है। बी ए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव, इसका उल्टा निगेटिव ऑफ अ वेक्टर हो जाएगी वो। तो आप ध्यान रखें, पहला पॉइंट इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट फाइनल पॉइंट होता है, मतलब फर्स्ट टेल सेकेंड हेड होते हैं। तो ये चीज़ें होना है, ठीक। तो समझे। दूसरा, ए से बी, बी से सी, तो कहाँ से कहाँ गए, ए से सी, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, फर्स्ट लास्ट ए से सी, नहीं। तो ये चीज़ें ट्रायंगल लॉ थे, तो आप इसे नोट कर लें। अब दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ नेम से ऐसे कुछ लग रहे हैं, इट सीम्स दैट वी हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम, नो, ठीक। तो चलते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम शॉर्टकट लिख दिया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। किसी ने कहा था, मैं वो फिगर नहीं खींचूंगा, किसी ने कहा था कि भाई इसको उठा के यहाँ रख दूंगा। किसी ने कहा था कि ये जो दो वेक्टर था ना ए और बी, उसको ना ऐसे रखूंगा मैं, दोनों की टेल एक जगह आ गया। जब एक की हेड एक की टेल एक जगह हो तो ट्रायंगल लॉ। जब दोनों की टेल या दोनों की हेड, दोनों की टेल या दोनों की हेड एक जगह हो तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो भाई ये पैरेललोग्राम नाम क्यों रखा भाई, तो इसलिए रखा क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी जो नया वेक्टर सी मिलेगा वो किधर होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर किधर होगा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे मिलाएंगे, कहाँ से कहाँ मिलाएंगे। तो कहाँ कि भाई यहाँ से पैरेलल खींच लो, यहाँ से पैरेलल खींच लो, यहाँ से इसके पैरेलल खींच लो, ये जो डायगोनल होगा वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर सी। तो इसके पैरेलल यहाँ से खींचो, इसके पैरेलल यहाँ से खींचो, बीच में जो डायगोनल होगा वही होगा सी। तो सी बराबर ए प्लस बी। कहो क्यों, ऐसा क्यों होगा, सी को कहो या आर कहो, क्या रिजल्टेंट वेक्टर सेम, सी को या आर को, रिजल्टेंट यानी नेट मिला के कितना। अब गौर से देखो, इसके पैरेलल में खींचा हूँ, इसका मतलब कि इस वेक्टर को यहाँ पे मूव कर दिया, इट मीन्स मैंने इस वेक्टर को यहाँ पे मूव कर दिया। गौर से देखो, इसको भी जरा बढ़ा लो, तो ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा ना, होगी कि नहीं, होगी ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब गौर से देखो, एक वेक्टर इधर, दूसरी वेक्टर इधर, ये ए, ये बी, तो ए प्लस बी। इसके अंदर ट्रायंगल लॉ छुपा है कि नहीं है, छुपा है ना, देखो ना, छुपा है। ये है ए, यहाँ से गए बी, ये बना रहे हैं थीटा, ये हो गए सी, तो हुए कि नहीं हुए, ए बी सी थीटा। जितनी ये एंगल उतनी ये एंगल, इतनी ये बी तो ये बी, है कि नहीं, ट्रायंगल छुपा हुआ है। तो पैरेललोग्राम लॉ भी
के अंदर भी ट्रायंगल लॉ लगते हैं, क्योंकि वो तो सेम है। इसीलिए पैरेललोग्राम को ऐसे पैरेलल खींचा गया जिससे कि पहले वाले रूल से मिल जाए। तो मिल गया पहले वाले रूल से, बिल्कुल सही है। दोनों को मर्ज किया तो बिल्कुल सही लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बाकी चीज़ें तो अब सब कुछ पढ़े ही हैं। ट्रायंगल लॉ को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड थे, यानी ग्राफिकल मेथड थे। अब हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे? कब, यानी कि इसकी लेंथ दिया हो, इसकी लेंथ दिया हो, तो सी की लेंथ कितनी होगी, यानी कि सी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी। तो ऐसे यानी एनालिटिकल मेथड, दोज आर कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। यानी कि अब हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे इसे समझना है, तो उसके लिए प्रिपेयर होता है। ठीक, चलो एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सेकंड थे हमारे एनालिटिकल मेथड टू ऐड वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करना है, तो एनालिटिकल मेथड यानी फॉर्मूले क्या बनेंगे, ये चीज़ें हमें समझना है ना। ठीक, चलो एक वेक्टर ये रहा, थोड़ा छोटा कर दो, ये लो वेक्टर ए। मैं ट्रायंगल ही यूज़ करता हूँ, क्यों पैरेललोग्राम बड़ा सा मतलब फिगर बनाओ, मैं ट्रायंगल लॉ ही ले लेता हूँ, क्योंकि वही तो होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर भी। हमें फॉर्मूले समझना है ना। ये रहा बी, ये रहा सी। भाई ये तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बना, देखो तो। मतलब हमें तो इस ट्रायंगल के कोई फॉर्मूले पता ही नहीं है। हमें ये सी की मैग्नीट्यूड निकालना है, सी की मैग्नीट्यूड निकालना है, या आर की मैग्नीट्यूड निकालना है। जो कुछ भी कहें उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, यानी इसकी वैल्यू चाहिए कितनी है। ठीक, डायरेक्शन तो हमें पता ही इधर है। अब देखना है कि ये कैसे निकालूं। हमें तो फॉर्मूले किस ट्रायंगल के आते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं बना लूँ इन फिगर्स की मदद से, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमारा आसान है फॉर्मूले को लगाना। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ, वरना हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कैसे ऐड करें, कैसे क्या करें? तो ऐसे केस में यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लिया कि नहीं खींच लिया? खींच लिया। यहाँ से कर दो ओ ए बी सी, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो ए है। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल अगर यूज करेंगे यानी ओ सी बी में, यानी एंटी है, तो ये पूरा लेंथ उसी चाहिए। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो ये पता है, लेकिन ये पता ही नहीं, फिर ये भी नहीं पता है भाई। तो इस ट्रायंगल में जाके ये तो पता है ना लेंथ बी है, इसकी मैग्नीट्यूड तो बी होगी, बी वेक्टर तो बी मैग्नीट्यूड होगी, ए वेक्टर तो ए मैग्नीट्यूड होगी। तो ये लेंथ और ये लेंथ हमें पता नहीं है। अगर वो दोनों आ जाए तो हमारे लिए आसान है। ठीक है ना, हम ट्रायंगल में जाके पहले उसे निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अभी हम कौन सी फॉर्मूले निकाल रहे हैं? रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कितनी होगी उसके लिए। ठीक, एनालिटिकल मेथड में यही होते हैं कि भाई उसकी वैल्यू निकालो, ऐड ना कर दियो। अब वैल्यू कितनी होगी वो तो निकाल के दिखाओगे, तो वो आते हैं इस मेथड में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा क्या होगी? कॉस थीटा होता है बी बाई एच, यानी ए सी बाई एच। एच मतलब ए बी तो बी है, तो ए सी का तो वैल्यू आ गया भाई बी कॉस थीटा। चलो साइन थीटा निकालो। तो साइन थीटा क्या होते हैं? पी बाई एच, यानी बी सी बाई, क्योंकि ए सी और बी सी निकालना था ना, तो एक बार साइन लूँगा एक बार कॉस लूँगा, क्योंकि वो बेस है। तो बी सी बाई बी, तो बी सी क्या हो गए? बी सी हो गए बी साइन थीटा। दोनों आ चुके ना, दोनों आए या नहीं आए? अब आसान हो गए। 9 ओ बी स्क्वायर क्या होगा? ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ सी ए प्लस ए सी कितने? बी कॉस थीटा,
बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओ सी मीन्स ओ ए प्लस ए सी। ओ ए इज ए सी इज बी कॉस थीटा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा, ओ सी के बदले ए प्लस बी कॉस थीटा और उसका स्क्वायर करा है मैंने, प्लस बी सी कितने देखो तो डायरेक्ट आ रहा है यहाँ से, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो भाई ओ बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस इसका, गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यानी 2ab होते ना, तो 2ab cos थीटा हो गए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओ बी देखो तो क्या है, ओ बी उसकी लेंथ है, इट मीन्स इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। ठीक, तो यहाँ पे आर का मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया, मॉडुलस का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड यानी कितनी वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड है। ए और बी दोनों ऐड होके ये होते ना, तो उसकी कुछ तो मैग्नीट्यूड होगी, उसको आर से कहा है मैंने। तो आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर को दूसरे तरीके से ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। इस लाइन की मीनिंग क्या है, मॉडुलस, मॉडुलस है ये, यहाँ पे भी मॉडुलस, मॉडुलस में तो उसकी मैग्नीट्यूड मतलब कितनी वैल्यू है, कितनी लेंथ है या कितनी क्या जो कुछ भी है वो ना, वो वैल्यू है। यही सी भी है, यही सी भी है, सी कहो या आर कहो या प्लस बी कहो, आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो वो ओ बी को मैंने आर लिख दिया क्योंकि वही तो है ना वो। चलो, तो आर स्क्वायर भी करनी पड़ेगी ना, वो भी स्क्वायर है, तो चलो ए स्क्वायर प्लस, देखो तो इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच जाएगी ना, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा होगी कि नहीं होगी। आर की मैग्नीट्यूड रूट ले लूँ, स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, चलो रूट ले ही लेता हूँ। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होते हैं, सेम एंगल हो तब। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूला रिजल्टेंट का हो गया, रिजल्टेंट के फॉर्मूले हो गए, रूट के अंदर है ये। तो ये a प्लस बी को ऐड करने के बाद जो वैल्यू होगी ना, वही है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, तो अब हमें a प्लस बी को ऐड कैसे करना है तो वो चीज़ें भी पता चल गई। a क्या है यहाँ पे, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड, b क्या है, वेक्टर b की मैग्नीट्यूड। उसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कौन सी तरीके, मान लो ऊपर मिटा के यहीं लिख दो कि और कौन सी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, तो देख लो भाई कौन सी तरीके से लिख सकते हैं। आर मतलब कि ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड, मॉडुलस मतलब कि रूट ए की मैग्नीट्यूड जिस किसी के भी मॉडुलस लगा दूँ, इसका मतलब है कि उसकी मैग्नीट्यूड होगी। नहीं तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या होगी, सेम। इस बी स्क्वायर को हम मॉडुलस लगा के भी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये भी फॉर्मूला सही है। तो इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ता है, बार बार मॉडुलस लेना पड़ता है, यानी तो डायरेक्ट लिख लो, सही है। तो इसे नोट करो। तो अभी हमने फॉर्मूले निकाला ए प्लस बी की मैग्नीट्यूड के लिए। यहाँ पे हम केसेस बना सकते हैं थीटा को चेंज करके, थीटा को चेंज करके। ऐसे था ना, वेक्टर ए ऐसे था और बी ऐसे था, ये था थीटा बार वाला। अगर ये थीटा 0 हो, केस फर्स्ट है, केस 1, when थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए प्लस बी यानी कि आर कह देता हूँ उसको, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होते हैं 1, तो आर की मैग्नीट्यूड हो जाएंगे √100 2ab, यानी कि आर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स आर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी a प्लस बी, यानी a की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड का एडिशन हो जाएगा r की मैग्नीट्यूड। इट मीन्स जब थीटा 0 हो, यानी कि एक ही लाइन में हो। ऐसे देखो ये कब की केस है, a भी इधर थीटा 0 मतलब a भी इधर, a भी इधर b भी इधर। इस केस में एक ही डायरेक्शन हो वेक्टर की, तो सीधा सीधा दोनों की मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगी, है कि नहीं। थीटा जब 0 हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी केस 2 थीटा 90 हो जाए, थीटा 90 हो जाए, यानी कि एक इधर दूसरा परपेंडिकुलर, तब क्या होगा आर वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड cos 90 क्या होते हैं, गया cos 90 तो 0 होते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस cos 90 0, तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो गए हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स ए इधर है और बी इधर है, ए इधर बी इधर, ए इधर बी इधर, तो ये वाली मैग्नीट्यूड तो हाइपोटेनस की तरह काम कर गए। नहीं, हाइपोटेनस बराबर √10, ये हाइपोटेनस आर √10 बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जब 90 हो तो वो ये हो गए, जब 0 हो तो सीधा सीधा, जब 90 हो तो हाइपोटेनस की तरह वाला फॉर्मूला। अगर केस 3 अगर अपोजिट में हो यानी 180 हो तो क्या करें, तो लगा दो थीटा की जगह 180, लगेगी या नहीं लगेगी, तो थीटा की जगह हम क्या लगा देंगे 180, तो वेन थीटा बराबर 180 डिग्री, तो ये चीज़ें किधर चली जाएगी, एक इधर दूसरा इधर, है ना। इसका मतलब एक इधर है दूसरा थीटा मतलब घुमा के इधर लाओ, तो दूसरा चले जाएंगे इधर की तरफ, एक इधर दूसरा इधर, आपस में अपोजिट, ए इधर है और बी इधर है कि नहीं है, अपोजिट है दोनों, समझ में आ रहे। तो देखो, तो आर वेक्टर कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री कितने होते हैं, -1, तो ये तो हो जाएगा -2ab, ये -1 होते हैं तो -2ab हो जाएगा, तो आर हो गए √a - b का होल स्क्वायर, तो ये तो a - b हो गए, गजब है। यानी a की लेंथ में से b की लेंथ को माइनस कर दूंगा, क्योंकि तो अपोजिट उसी डायरेक्शन में हो गए ना। मान लो कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, सीधा वो रिटर्न आ गया 8 मीटर, तो कितने बचे 2 मीटर। अगर 10 मीटर ही आ गया तो कुछ नहीं बचे, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो 0 हो जाएगी, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगी। तो जब एक ही डायरेक्शन में हो तो ऐड हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। 90 डिग्री हो तो ऐसे बन जाते हैं √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सब चीज़ें नॉर्मली चलते हैं। 270 डिग्री हो तो नीचे चली जाएगी ये, 270 तो नीचे, तो यही चीज़ें हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी केसेस हमने बना रखा, ठीक। तो ये कब की होगी, एंटी पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए ना, ये यहाँ अपोजिट वेक्टर ऐड हो गए, अपोजिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर का अपोजिट में ऐड करते थे ये चीज़ें बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे फॉर्मूले होगा। हाँ, अब देखो कि मैंने 2 वेक्टर को ऐड करा था तो ये फॉर्मूले बने थे ना, 2ab cos थीटा वाला। अगर 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या बनेगा, तब क्या बनेगा, तो तब के लिए हम काम करते हैं। अब तो हम यहाँ तक समझें, केसेस भी समझ लिए। हाँ, अब ये है कि देखो, तो ये ए वेक्टर थे ना, ये बी वेक्टर थे, यहाँ पे ये थीटा बने थे, ये कितने थे, कुछ तो थे, ये लेंथ थे बी कॉस थीटा और ये थे बी साइन थीटा, और ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर थे जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ थी। तो आपको ये फिगर खींचना नहीं है, मैं मिटा चुका हूँ इसलिए लिखा हूँ।
तो पूछते ये हैं कि बताओ कि ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी। तो वो डायरेक्शन जनरली फर्स्ट वेक्टर से लिए जाते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर यानी ए से इसकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं तो होगी, यानी ये एंगल पूछे जाएंगे। तो वो एंगल कितना होगा उसके लिए काम करें। तो tan अल्फा कितनी होगी, tan अल्फा p बाई बी, पी तो ये है ना, तो b साइन थीटा बाई बी, यानी यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक b कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगी, अगर अल्फ़ा को निकालें तो tan इनवर्स होती है, ये इधर आएंगे तो tan इनवर्स होते हैं b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फ़ा ऐसे भी निकलते हैं, इसको अल्फ़ा निकालें तो tan इनवर्स इधर, ये tan इधर चले जाते हैं, tan इनवर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, p बाई बी, यानी यहाँ से यहाँ a, यहाँ से यहाँ b कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा, तो p बाई बी। अब नॉर्मल केस के लिए हो गया, जब थीटा जो हो डालते रहो, केसेस बने थे ना, थीटा 0 डालो तो क्या होता है, थीटा फिर 180 डालो तो देखो क्या होता है, फिर थीटा 90 के लिए, फॉर थीटा 90 के लिए क्या हो जाएगी, फॉर थीटा 90 डिग्री tan अल्फ़ा b साइन थीटा, यानी b हो जाएगा साइन 91 हो जाएगा ना, तो a प्लस बी कॉस थीटा कॉस 90 0, यानी कि tan अल्फ़ा हो जाएगा b बाई a। मतलब b मतलब क्या, सेकंड वेक्टर, कहीं पे भी सेकंड वेक्टर के लिए b यूज़ होते हैं, फर्स्ट वेक्टर के लिए a यूज़ होते हैं। तो tan सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अल्फ़ा हो जाएगा tan इनवर्स सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड बाई फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड बाई फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड। बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थीटा 90 के केस में, थीटा 90 के केस में डायरेक्शन, यानी कि ये ऐसे है और दूसरी ऐसे है, यानी ए ऐसे है और बी ऐसे है। तो ये अल्फ़ा कौन है, ये आर है, ये अल्फ़ा के लिए, इस अल्फ़ा के लिए 90 वाले केस के लिए ये होगा। और नॉर्मल किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में ये तो लगेगा ही, सब के लिए ये सिर्फ 90 के लिए है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें, है कि नहीं। तो आप वेक्टर को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वेक्टर में माइनस लगा देते हैं तो वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाते हैं तो उल्टे डायरेक्शन के साथ अगर किसी को ऐड कर दूंगा तो वो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन ही हो जाता है। इसको भी रबी कर लो, चलो कहाँ चलो, चलो माइनस वाले पे चलो। मैं बता रहा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा, बस छोटा सा ट्रिक कैसे समझ लेना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, वही एनालिटिकल मेथड है, मेथड। चलो a माइनस बी निकालना है हमें। क्या निकालना है, पहले क्या निकाले थे, a प्लस बी, अब क्या निकालना है, अब निकालना है a माइनस बी, अब निकालना है a माइनस बी। ठीक है भाई, a तो रहने दो, रहने दिया। कहाँ कि भाई माइनस बी निकालना है तुम्हें, तो ऐसे जब रखे थे तो प्लस भी आया था ना, तो किसी ने सोचा अच्छा माइनस बी, ठीक है तो इसको ना पलट देता हूँ, ऐसे था ना, इसको ऐसे कर देता हूँ, ये तो माइनस बी हो ही गया। टेंशन क्या है, किसी वेक्टर को पलट दो तो माइनस बी तो हो ही जाता है। तो यहाँ से पकड़ के उल्टा कर, उल्टा कर लिया तो माइनस में आ गए ना, ये माइनस में आ गए। अब इस माइनस वाले को इसके साथ ऐड कर दूंगा, माइनस वाले को इसके साथ ऐड करूंगा तो ये क्या होगी, ये ऐसे बनेगी ना, a प्लस माइनस बी, मतलब फाइनली ये माइनस बी हो गई। किसी वेक्टर के उल्टी डायरेक्शन को ऐड अगर करूं तो वो तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन हो ही जाएगा ना। तो वेक्टर में एडिशन करना ही सब्ट्रैक्शन हुआ मतलब एडिशन ही होता है। अगर ऐड करना है तो दूसरी जिसको ऐड करना है उसको उल्टा करके ऐड कर लो, माइनस करना है तो उल्टा करके ऐड कर लो। तो माइनस करना है तो उल्टा करके ऐड कर लिया बी को। अगर ए को माइनस करना था तो ए को उल्टा कर लेता, उसके साथ ऐड कर लेता, ठीक। तो ए को ऐसे कर लेता तो हो जाती। अब देखो ये ऐसे ही क्यों मिलाया मैंने,
क्योंकि यहाँ से चला और यहाँ को पहुँचा, तो ऐसे मिलाऊंगा ना, तो ऐसे मिलाऊंगा, सही है। अब देखो ए और बी के बीच की एंगल कौन है भाई, ए किधर जा रहे हैं, इधर ऐसे जा रहे थे ना, ऐसे जा रहे थे तो जाना था, जाते रहा तो बी इधर है, तो पहले बी इधर था तो ये एंगल, अब तो ये एंगल हो गए। तो देखो तो ऐसे था ना, पहले था ना, तो ये थीटा थी ना, तो लीनियर पे लगा लो, जस्ट पलटी मारा है ना, ये सीधा एक लीनियर पे है, लाइन है ये, तो उसके हिसाब से 180 माइनस थीटा हो गया। तो अब जहाँ पे हमने थीटा यूज़ किया था उसी फॉर्मूला में थीटा के बदले 180 माइनस थीटा यूज़ कर लो, सवाल ख़त्म, फॉर्मूले आ गए। क्योंकि वही है ना ए और बी के बीच की एंगल, तो हमारे ए माइनस बी का वैल्यू मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो वही फॉर्मूले लगा लेना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा के बदले 180 माइनस थीटा होगी कि नहीं होगी, तो ये लिख लेना है, थीटा के बदले 180 माइनस थीटा। तो ए माइनस बी का, ए माइनस बी की वैल्यू कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए ना, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होती नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव हो जाती है, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस कर दो ना, माइनस कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा ना, इसकी क्या हो जाएगी, चलो प्लस रख दो, 2ab इंटू माइनस कॉस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो a माइनस बी इसकी मैग्नीट्यूड हो गए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से a माइनस बी की फॉर्मूले आए हैं, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूले ए माइनस बी के आ गए, तो प्लस वाले में यहाँ पे प्लस होते हैं, माइनस वाले में माइनस होते हैं, बाकी चीज़ें वैसे ही प्रूफ्ड होगी। इस बार कैसे प्रूफ होगी, तो ऊपर वाले से बेस पे परपेंडिकुलर खींचे थे ना, यहाँ से यहाँ, इस बार यहाँ से यहाँ खींचेंगे, फिर इस ट्रायंगल में लेंगे तो इसकी लेंथ निकाल लेंगे, और इस यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारे इधर बचेंगे, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर ये आ जाएंगे, तो वो सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, उसको करना भी नहीं है मुझे, समझ लिया तो हो गया, इसी की मदद से हो जाएगी। अब देखो थीटा को चेंज करो, थीटा को चेंज करते रहो और आंसर पाते रहो। फॉर थीटा 0 डिग्री ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, देखो तो cos 0 क्या होते हैं 1, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी सीधा सीधा ए माइनस बी, होगी ना, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी सीधा सीधा ए माइनस बी। जब 0 डिग्री था प्लस वाले में तो सीधा सीधा ए प्लस बी हो गया, जब 0 डिग्री है माइनस वाले में तो सीधा सीधा ए माइनस बी हो जाएगा, यानी ए और बी 0 डिग्री ना, 0 डिग्री मतलब क्या, ए और बी के बीच में 0 डिग्री, मतलब बी किधर है, इधर है, 0 डिग्री है ना, उधर ही माइनस करना है, तो भाई सीधी सी बात है ए की लेंथ में से बी की माइनस कर दूंगा। जब थीटा फॉर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड ये गायब हो जाएगा, cos 90 0, सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा थीटा 90 पे। फिर थीटा 180 पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस थीटा जब 180 करेंगे तो -1 होगा ना, cos 180 -1 होते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर थीटा 180 डिग्री तो हमारे ए माइनस बी की मैग्नीट्यूड हो जाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी हो जाएगा सीधा सीधा ए प्लस बी, यानी कि जब अपोजिट में ऐड करना है, यानी अब 2 बार माइनस हो गया ना, तब मान लो ए माइनस बी, ये ए था ये बी था, ए में से बी माइनस करना है, एक तो माइनस करना है, दूसरा की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 2 बार हो गए तो माइनस हो जाते हैं, 2 बार हो गए तो माइनस हो जाते हैं, एक तो माइनस करना ही है, दूसरा खुद वो अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए प्लस हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने सीखा है, तो इसको ना अच्छे से समझ के रखें, हम इस पर एग्जाम्पल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए तैयार रहें।